हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT 402 इस सब्जेक्ट का सिलेबस आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज कॉमन फॉर ऑल वोकेशनल सब्जेक्ट्स, जिसका नाम है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, और आज हम उसी पार्ट के फर्स्ट यूनिट को स्टडी करने वाले हैं। पहले हम पार्ट ए कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल जंप टू दी पार्ट बी। पार्ट बी आपका मेन है, जिसमें कंप्यूटर्स के बारे में यानी IT स्किल्स के बारे में बताया गया है। बाकी जो पार्ट ए है आपका, उसमें जनरल चीज़ें बताई गई हैं, कॉमन चीज़ें। तो उन्हीं कॉमन चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। बेसिकली कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स है क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स वो स्किल्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है हमें अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं या कुछ लिखना चाहते हैं। तो जो पर्सन प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली अपनी बात कह पाए विद द प्रॉपर आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस और सही शब्दों का चुनाव करके, इट मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर अपनी वोकैबुलरी का सही यूज़ कर रहे हो और जो ऑडियंस चाहती है वही बोल रहे हो, या फिर अपने बोलने के अकॉर्डिंग ही ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर अ परफेक्ट स्पीकर, या फिर हम कह सकते हैं इफेक्टिव स्पीकर। और सिमिलरली इसी तरह से हम बात करते हैं राइटर की। परफेक्ट राइटर वो है या इफेक्टिव राइटर वो है जो कि अपने वर्ड्स में वो सारी चीज़ें, वो आइडियाज़ लिखकर इन्वेंट कर पाए जो कि एक रीडर पढ़ना चाहता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल अगर हम बात करें तो उसी चीज़ से रिलेट करता है कि अगर इफेक्टिव स्पीकर है और इफेक्टिव राइटर है तो इट मीन्स आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे, अगर किसी पर्सन में एबिलिटी है सुनने की केयरफुली किसी को किसी भी सिचुएशन में, तो वो भी चीज़ हमारी कम्युनिकेशन स्किल में ही आती है। Therefore, good writing, good reading, speaking and listening, all skills are essential for effective communication. तो अब हम बात करेंगे एज a student you may study any language but it is important that you are able to read, write, speak and listen well in order to communicate properly. डेफिनेट सी बात है। अब बात करेंगे कम्युनिकेशन जो है वर्ड जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए यूज़ हो रहा है, वो आया कहाँ से? कम्युनिकेशन वर्ड हमारा लैटिन वर्ड से निकला है, और लैटिन वर्ड कौन सा? कम्युनिकेयर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शेयर करना। तो इसी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल का मतलब भी यही है कि आपस में एक दूसरा इन दो इंडिविजुअल्स के बीच में या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के बीच में अगर इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है तो वो ही कम्युनिकेशन स्किल्स है। अगर एक दूसरे के साथ बात हम कम कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, तो वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की, तो हम बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस पे तीन चीज़ें बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। फर्स्ट वन इज़ इन्फॉर्म, सेकेंड वन इज़ इन्फ्लुएंस एंड थर्ड वन इज़ एक्सप्रेस फीलिंग। तो जब हम पहली बात कर रहे हैं इन्फॉर्म की, तो इन्फॉर्म किस तरीके से हम कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को मतलब जाहिर करता है। इन्फॉर्म का मतलब हो गया जब आप किसी को कोई फैक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो या किसी को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग द टाइम टेबल ऑफ एन एग्जाम टू योर फ्रेंड, तो आप उसे इन्फॉर्म कर रहे हो किसके बारे में? टाइम टेबल के बारे में। सेकेंड चीज़ है इन्फ्लुएंस, जब आपकी बातों का किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस आता है तो वो चीज़ भी कम्युनिकेशन की एक इम्पॉर्टेंस है। कैसे? जैसे सपोज यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि अगर आप किसी शॉपकीपर से किसी चीज़ के लिए नेगोशिएट करते हो और वो फिर प्राइस रिड्यूस कर देता है आपके नेगोशिएशन वाली टेक्निक से, वो आपकी कहने के अकॉर्डिंग प्राइस रिड्यूस भी कर देता है, इसका मतलब कि आपकी बातों का इन्फ्लुएंस है उस पर। या फिर आप दूसरा एग्जांपल ये है कि सपोज आपका कोई फ्रेंड स्ट्रेस में आ रहा है और आप उस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए उसकी हेल्प कर रहे हो, तो आपका इन्फ्लुएंस उस पर जा रहा है। तो ये सेकेंड इम्पॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की। इसके बाद थर्ड है एक्सप्रेस फीलिंग। एक्सप्रेस फीलिंग मतलब एक हेल्दी वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप अपनी बात किस तरह से दूसरे के सामने जाहिर कर रहे हो। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, कई बार हम बहुत खुश होते हैं तो हम अपने एक्साइटमेंट को
बहुत वेल तरीके से, जैसे हमने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो हम अपने पेरेंट्स के सामने एक्साइटमेंट दिखाते हैं, दैट मीन्स एक्सप्रेस फीलिंग्स, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की। एलिमेंट्स क्या है कम्युनिकेशन के? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये एलिमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। इस फिगर के थ्रू हम अच्छे से समझ सकते हैं, ये जो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है इससे हम एलिमेंट्स अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से सेंडर से इंफॉर्मेशन रिसीवर के पास ऑन होती है और किस तरह से रिसीवर उस इंफॉर्मेशन को वापस सेंडर को प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हर किसी का अपना एक अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, एक अलग नज़रिया होता है, आइडियाज़ होते हैं, व्यूज़ होते हैं, तो उनको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो जैसे हम बहुत शॉर्ट में और बहुत ब्रीफ में बहुत ईजिली समझ लेते हैं कि सबसे पहला फैक्टर है लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसे अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को? ये इस तरीके से अफेक्ट करेगा, जैसे कि सपोज आप किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे सपोज हम साउथ साइड में चले गए, साउथ की लैंग्वेज हमें आती नहीं है, तो हम डेफिनेट वहाँ पे प्रॉब्लम होगी हमें कम्युनिकेट करने में। या फिर आप ऐसी कंट्री में चले जाओ, हम चाइनीज़ कंट्री में चले गए, हम चाइना में चले गए, वहाँ पे चाइनीज़ बोलते हैं सब लोग और चाइनीज़ हम समझ नहीं पाते हैं, तो लैंग्वेज यहाँ पे एक बैरियर हो गया, एक फैक्टर हो गया जो अफेक्ट कर रहा है आपके कम्युनिकेशन को। तो जो आप बात कहना चाहते हो अपनी बात पूरी तरीके से कह नहीं पाओगे, समझा नहीं पाओगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर रहा है आपके कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट वन इज विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन हम किसे कहेंगे कि अगर आपका देखने का नजरिया किसी की ब्रेन की एबिलिटी को चेंज कर रहा है, जैसे कि आप जो देखते हैं आप वही समझते हैं, आप अपनी आंखों से जो देख रहे हैं आप वही समझते हैं। कई बार आप देखते हैं वो सच नहीं होता है, वो हाफ ट्रुथ होता है और आप उसे पूरा सच समझ के बैठ जाते हैं, उससे भी आपका कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, थोड़ा सा फनी भी है। आप सोचोगे सपोज आपकी बेस्ट फ्रेंड है और आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी एक राइवल से बात कर, इट मीन्स राइवल से कहने का मतलब है कि आप जिस लड़की से वो बात कर रही है, जिस लड़के से वो बात कर रहा है, उसे आप पसंद नहीं करते और वो किसी काम से उससे बात कर रहा है, तो आपका जो है अपनी बेस्ट फ्रेंड के तरफ नजरिया जो है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, के लिए कुछ सोचने लग। तो विजुअल परसेप्शन हम बोलेंगे कि हम जो अपनी आंखों से देखते हैं हम उसके अकॉर्डिंग अपने कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर लेते हैं, उस तरीके से हम अपने कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट थिंग इज पास्ट एक्सपीरियंस। आपने पास्ट में जो एक्सपीरियंस किया हुआ है उससे भी आपका कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है। जैसे कि सपोज आप किसी शॉप पे जाते हो और उस शॉप के बारे में आपकी पहले से बहुत लोगों से बात हो चुकी है कि जो शॉपकीपर है वो उसने बहुत सारी चीज़ों में जो कस्टमर्स हैं उनको चीट किया हुआ है, तो आपका जो है विजन उस शॉपकीपर के लिए वैसा ही हो जाएगा और वो आपके कम्युनिकेशन में दिखाई देगा। जब भी आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे तो आपका कम्युनिकेशन उस चीज में दिखाई देगा। तो पास्ट एक्सपीरियंस जो होते हैं वो भी आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद बात आती है प्रीजुडिस की। प्रीजुडिस की बात करें तो प्रीजुडिस का एक शॉर्ट मीनिंग है फिक्स्ड आइडिया। फिक्स्ड आइडिया से हमारा मतलब है कि जब हम अपने माइंड में कोई माइंडसेट क्रिएट कर लेते हैं कि सपोज जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दूंगी, आप क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें आप सोचते हैं यू आर दी बेस्ट, नो वन इज इन माई क्लास इज लाइक मी। तो आपके माइंड में आपका एक फिक्स्ड आइडिया है, फिर आपसे अच्छा कोई आ भी जाए तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपने माइंड में एक आइडिया क्रिएट किया हुआ है, तो वो चीज आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगी इन फ्यूचर। उसके बाद बात करते हैं फीलिंग्स की। फीलिंग्स डेफिनेटली आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं। सपोज आप खुश नहीं हो, आज आप सैड हो या फिर आप बीमार हो, तो आप अपने कम्युनिकेशन में वो एक्साइटमेंट या फिर वो जो गेस्चर्स होने चाहिए वो आप लेके नहीं आ पाओगे, क्योंकि आप कई बार जब सैड होते हो, जब आप बीमार होते हो तो आपका बात करने का मन नहीं होता। उसके बाद बात आती है एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट कैसा है वो भी आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। जैसे कि मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ और पढ़ाते हुए बीच में शोर होने लगे तो डेफिनेटली मेरा कम्युनिकेशन जो आपके साथ है वो अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना होता है। एनवायरनमेंट भी जरूरी फैक्टर है यहाँ पे जो अफेक्ट करता है आपके कम्युनिकेशन को। पर्सनल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? आपकी हैबिट्स, आपकी अपनी फीलिंग्स, आपका फेयर, आपका लो कॉन्फिडेंस, ये सब है पर्सनल फैक्टर जो आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है या आप किसी से अपनी बात कहने से डर रहे हो
तो ये आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगा। बेशक आप कितने भी नॉलेजेबल हो, लेकिन वो आपके कम्युनिकेशन में दिखाई देगा, आपका लो कॉन्फिडेंस, आपका फेयर। उसके बाद कल्चर की बात करते हैं। कल्चर में हम बात करेंगे साइंस की। साइंस वो साइंस वाली साइंस नहीं है, हम बात करेंगे साइंस जो एक पर्टिकुलर कोई चीज हमें का मीनिंग हमें बताता है। जैसे अलग अलग कल्चर में अलग अलग साइंस के अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आप किसी को थंब शो कर रहे हो तो वो किसी कल्चर में उसका मतलब हो सकता है गुड जॉब डन, और कुछ कल्चर में उसी का मतलब, उसी सेम अंगूठे को दिखाने का मतलब, उस थंब को शो करने का मतलब हो सकता है कि आप किसी की इंसल्ट कर रहे हो। जैसे अगर हम थंब को अप साइड रखते हैं तो वो गुड जॉब शो करता है, लेकिन थंब को अगर हम डाउन साइड रखते हैं तो वो इंसल्ट शो करता है किसी की। तो हर कल्चर में एक साइन के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, और अगर हम उस साइंस को यूज करते हैं तो वो आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट डेफिनेटली करता है। तो ये फैक्टर्स की बात हो गई। फैक्टर्स किस तरीके से आपको अफेक्ट करते हैं, बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन 7 C's से बनता है। 7 C's मतलब यहाँ कहने का मतलब है मेरा 7 वर्ड्स जो कि C से शुरू होंगे। इन 7 वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है तो आपका कम्युनिकेशन डेफिनेटली इफेक्टिव होगा। वो 7 वर्ड कौन कौन से हैं? पहला वर्ड है क्लियर। क्लियर का मतलब हो गया कि हम अपनी बात जो कहना चाहते हैं वो क्लियरली बोलें, बिना किसी लाग लपेट के, झोल मोल के। आप अपनी बात को क्लियर बोल रहे हैं। सेकंड, कंसाइज। यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड। आप सिर्फ उन्हीं बात को बोलें, उसी बात को बोलें जिस बात को आप बोलना चाहते हैं, जिसकी जरूरत है। एक्स्ट्रा आपको बात बोलने की जरूरत नहीं है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही है जो पॉइंट टू पॉइंट बात करे। कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब हमारा हो गया यूज एग्जैक्ट वर्ड एंड फ्रेजेस। यहाँ पे कॉन्क्रीट का मतलब, जैसे आप जानते हो ना, मजबूत चीज को हम कॉन्क्रीट कहते हैं। तो आपकी बातों में भी वो मजबूती झलकनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस वो झलकना चाहिए, वो एग्जैक्ट वर्ड्स दिखाई देने चाहिए, वो फ्रेजेस दिखाई देने चाहिए जिनके थ्रू आप अपनी बात कहना चाह रहे हो। इसके बाद करेक्ट। आप जब भी अपनी बात कह रहे हो, अगर आप रिटन फॉर्म में कह रहे हो तो आपकी स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज करेक्ट होनी चाहिए। अगर आप वर्बल फॉर्म में कह रहे हो तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कोहेरेंट की। योर वर्ड शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। आप बात कहीं से शुरू कर रहे हैं, उसको कहीं और लेके जा रहे हैं, तो दैट वुड नॉट बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप जिस बात को शुरू कर रहे हैं उस बात का अंत वहीं पर होना चाहिए। इट मीन, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आप उसी टॉपिक पे टिके रहें। ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। आप किसी और टॉपिक से शुरू होकर किसी दूसरे टॉपिक पे पहुंच जाएं, दैट इज नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं कंप्लीट की। योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन। आप जब भी अपने मैसेज को दूसरे को पास ऑन कर रहे हैं तो वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा सच जो होता है वो झूठ से भी डेंजरस होता है। ये हम सब ने सुना है, इसलिए बात कंप्लीट होनी चाहिए। मैसेज शुड ऑल हैव द नीडेड इंफॉर्मेशन एंड मैसेज शुड बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज कर्टस। कर्टस जैसे कि वी हैव द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। मोदी जी के अंदर जो बात है कहने की, जो कर्टसी है, वो ही सबके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वो ही एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन दिखाती है। जब भी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हो तो अगर आपके अंदर कर्टेसी है, रिस्पेक्टफुलनेस है, फ्रेंडली हैं आप, ऑनेस्ट हैं आप अपनी बात को लेके, तभी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगा। अदरवाइज आप बाकी सारी चीजें भी यूज कर रहे हो तो भी आपके कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। तो ये 7 C's जो हैं, ये 7 वर्ड्स जो हैं, वो आपके कम्युनिकेशन को बहुत बहुत इफेक्ट करते हैं। अब बात आती है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन की। हमारे कौन कौन से मेथड्स होते हैं? हमारे वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल, 3 मेथड्स होते हैं। पहले बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन की। इस सेशन 2 से पहले आपने देखा यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज हैं। ये एक्सरसाइजेज आपको खुद से सॉल्व करनी है। अभी जैसे मैंने आपको सेशन पढ़ाया तो उस सेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे सेशन 2 की। सेशन 2 का क्या मतलब है? यहाँ पे सेशन 2 जैसे हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है, तो वर्बल कम्युनिकेशन से क्या मतलब है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड। अगर आप बोलकर अपनी बात को कह रहे हो, दूसरे को समझा रहे हो बोलकर, तो वो आ गया वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन
हमारा क्या दिखाता है, आप अगर अपनी बात लिखकर समझा रहे हो, लिखकर, दैट इज दैट, या फिर साइंस से समझा रहे हो, जैसे कि हम मुंह हिला देते हैं या गेस्चर्स दिखाते हैं, अपने गेस्चर्स से अपनी बात समझाते हैं, तो ऑल दैट कम्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इवन आई कैन से रिटन और वर्बल, आप जो बोल के समझा रहे हो या आप जो लिख के समझा रहे हो, बोथ आर कम्स इन वर्बल कम्युनिकेशन. और जो बात अपने गेस्चर्स से, अपने मूवमेंट से, अपने फीलिंग से आप समझा रहे हो, दैट कम्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? हम बात कर रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन की और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की. वर्बल कम्युनिकेशन में बोलकर या लिखकर हम बात को समझा रहे हैं, और नॉन वर्बल में हम बिना बोले, बिना लिखे, अपने साइंस से, अपने मूवमेंट से, अपने गेस्चर्स से, इनसे हम बातों को समझा रहे हैं, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. एंड द थर्ड वन इज विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन आप देखते हैं कि हम कई जगह सांकेतिक भाषा जो होती है, जो मतलब इसे हम कह सकते हैं, जैसे आप कई जगह देखते हैं होर्डिंग्स लगे होते हैं या फिर सिंबल्स लगे होते हैं. जैसे आप किसी रोड पे जा रहे होते हैं तो आपको एक बोर्ड दिखाई देता है यू टर्न का, या फिर आप किसी हॉस्पिटल के सामने से निकल रहे होते हैं तो वहाँ हॉस्पिटल का एक विजुअल साइन बना होता है. तो वो जितने भी साइंस हैं वो सब किस में आते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन में. तो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में बात करेंगे. ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन वो किस में आता है, आपका वर्बल कम्युनिकेशन में. इसमें फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो गया, जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हो और लिसनर आपकी बात सुन रहा होता है, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन में या फैमिली मेंबर्स के साथ घर पे, या फिर पब्लिक के थ्रू, पब्लिक के साथ स्पीचेस में. वो सब क्या है, हमारा ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन हो गया. इसके बाद हम बात कर रहे हैं अगर फोन पे, तो फोन में जो कन्वर्सेशन हो रही है वो भी हमारी ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन में आ गई. जो मैं क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ, या बिजनेस के जो डिस्कशंस हो रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं पब्लिक स्पीचेस हो रही हैं, वो सब भी हमारे ओरल कम्युनिकेशन में आ गए. इसके बाद बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन की. अगर हम लेटर्स, नोट्स, ईमेल्स ये सब भेज रहे हैं, एसएमएस भेज रहे हैं, अपनी किसी मेल को यूज करके न्यूज शेयर कर रहे हैं, थॉट्स और डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स यूज कर रहे हैं, और हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं ग्रुप में या इंडिविजुअली, तो वो सब हमारा रिटन कम्युनिकेशन में आता है. तो हमने यहाँ दो कम्युनिकेशन पढ़े, एक हमारा ओरल और दूसरा रिटन, और दोनों किसके पार्ट है, वर्बल कम्युनिकेशन के. और मैंने आपको उसके एग्जांपल्स भी बताए कि वर्बल कम्युनिकेशन में अगर हम ओरल की बात करेंगे तो उससे कौन से एग्जांपल्स जुड़े हुए हो सकते हैं, और अगर हम रिटन की बात करेंगे तो उससे कौन से एग्जांपल्स जुड़े हुए हो सकते हैं. अब आती है बात एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन की. वर्बल कम्युनिकेशन की एडवांटेज सबसे बड़ी ये है कि हम, जैसे मैं आपको कोई बात बोलकर समझा रही हूँ या लिखकर समझा रही हूँ, तो आपको इजीली और क्विकली वो बात समझ में आएगी, आप उसका क्विकली रिस्पॉन्स भी कर सकते हो. और डिसएडवांटेज क्या है कि कई बार हाँ हमारे बीच में जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है, दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, किसी बात का किसी लैंग्वेज में अलग मीनिंग होता है और किसी दूसरी लैंग्वेज में अलग मीनिंग होता है, या किसी फ्रेज का किसी कल्चर में अलग मीनिंग होता है और किसी दूसरे कल्चर में अलग मीनिंग होता है. तो हम अगर किसी बात को किसी सेंस में कह रहे हैं तो दूसरा उसे किसी दूसरे सेंस में ले सकता है, या फिर कई बार कंफ्यूज हो जाता है. जैसे हम बोलते हैं, सपोज मैंने किसी को खड़े करने के लिए कहा, मैंने बोला तुम खड़े हो जाओ, तो हो सकता है आप मुझे सुन के कंफ्यूज हो जाएं कि मैं आपको खड़े होने के लिए किस पर्पस से बोल रही हूँ, गुस्से से बोल रही हूँ या खुश होकर बोल रही हूँ, या फिर मतलब नॉर्मली मैं आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के लिए खड़े होने के लिए बोल रही हूँ. तो यहाँ पर थोड़े से डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आपके सेंडर के और रिसीवर के बीच में जो बातें पास ऑन होती हैं वर्बली, तो बिकॉज ऑफ हम बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में. कई बार हम फास्ट चीजें बोलते हैं, क्विकली बोलते हैं, तो क्विकली बोलने की वजह से कई बार हम बातें जो है कंफ्यूजन्स क्रिएट करती हैं वो बातें हमारे लिए. उसके बाद बात आती है पब्लिक स्पीकिंग की. स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप मेक्स मोस्ट पीपल नर्वस. जैसे अगर हमें बहुत सारे लोगों के बीच में अगर कभी भी एक इंस्टेंटली एक टॉपिक बोलने के लिए बोल दिया गया, तो वहां पर थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है उस चीज को सबके सामने एक्सप्रेस करना.
तो यहाँ पे आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हो तो आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। द फर्स्ट वन इज प्रिपेयर, देन सेकेंड वन इज प्रैक्टिस एंड थर्ड वन इज परफॉर्म। पहले प्रिपेयर करो उस चीज को, फिर उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करो, फिर परफॉर्म करो, तभी आप पब्लिक स्पीकिंग बेटर तरीके से कर सकते हो। तो प्रिपेयर में क्या क्या चीजें आती हैं? आपको अपने टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए और उस टॉपिक के बारे में आपने सोचा हुआ होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है, और आपको प्लान भी कर लेना है कि उस टॉपिक को आपको कैसे बोलना है। प्रैक्टिस, जैसे कि हमारे पास में बेस्ट मेथड है किसी भी चीज को प्रैक्टिस करने का। अगर आपको कोई टॉपिक किसी के सामने बोलना है तो आप उसे मिरर के सामने खड़े होके बोलें। जब भी आप उसे मिरर के सामने खड़े होके बोलेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप सबके सामने बोल पाएंगे, तो दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रैक्टिस कि आप मिरर के सामने खड़े होके उस टॉपिक को 3 से 4 बार रिवाइज कर लें, देन आप उस चीज के लिए बोलने के लिए पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए रेडी हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा तरीका है, आप क्लियर बोलें, जो बोलें लाउड बोलें और एक नॉर्मल स्पीड के साथ बोलें, ना बहुत ज्यादा फास्ट हो ना बहुत ज्यादा स्लो हो। उसके बाद परफॉर्म करने के टाइम पे टेक अ डीप ब्रेथ, even I can say take a few deep breath if you are feeling nervous. Think about what you have prepared and start speaking confidently. परफॉर्म करने के टाइम पे आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ जो आपने प्रिपेयर किया, आपने जो प्रैक्टिस की, उसको आपको परफॉर्म करना है। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग जो है हमारा ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट था, इसलिए हमने इस चीज में अच्छे से आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताया। Now the time of non-verbal communication. Non-verbal communication क्या है? Non-verbal communication is the message we send to others without using any words. जैसे कि मैंने आपको पहले जब इंट्रोडक्शन दिया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, तब भी मैंने आपको बताया था। अब मैं फिर से आपको इस फिगर के थ्रू बता सकती हूँ कि वो कौन सी चीजें होती हैं जिसके थ्रू आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो। आप एक्सप्रेशंस के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हो नॉन वर्बल, आप पोस्चर के थ्रू कर सकते हो, आप गेस्चर्स के थ्रू कर सकते हो, आप टच के थ्रू कर सकते हो, आप स्पेस के थ्रू कर सकते हो, आप आई कांटेक्ट के थ्रू कर सकते हो, आप पैरा लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो व्हेन यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद समबडी इन अ नॉन वर्बल वे। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज्यादातर या हम डेली लाइफ में देख रहे हैं कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसका यूसेज ज्यादा होता है। हम मूवमेंट से ज्यादा बात करते हैं बजाय वर्ड्स को यूज करने के। जैसे अगर हमसे कोई किसी चीज के लिए पूछ रहा है तो हम उसे वर्ड में यस और नो बोलने से ज्यादा कोशिश करते हैं मुंह हिला के बताने की, मतलब अपने फेस को नोडिंग करके हम बताते हैं कि ज्यादातर कि हम हाँ कहना चाहते हैं हम या फिर ना कहना चाहते हैं। या फिर अगर हम नॉर्मली बात करें हेलो बोलने की, तो हम हेलो बोलने से बेटर है, मतलब बेटर नहीं, हम कह सकते हैं हेलो बोलने से ज्यादा हम प्रेफरेंस देते हैं हाथ हिला के हेलो बोलने की। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नॉन वर्बल तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में फास्ट एक मेथड है जो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है। और फिर इसमें लैंग्वेज बैरियर्स, इस तरह के फैक्टर्स भी आपके सामने नहीं आते हैं जो आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट करें। अब बात करते हैं राइट गेस्चर्स और पोस्चर्स जो होते हैं वो हमें बहुत हेल्प करते हैं प्रोफेशनल तरीके से काम करने में या प्रोफेशनल जगह पे काम करने में। कई बार वर्बल मैसेज जो होते हैं वो नॉइज और डिस्टेंस की वजह से ब्लॉक्ड हो जाते हैं, मतलब आप उन्हें पास ऑन नहीं कर पाते। कई बार बहुत ज्यादा शोर होता है, तो वहां पे सबसे ज्यादा यूज होता है इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। आप हैंड मूवमेंट से या फिर अपने गेस्चर्स के थ्रू अपने फीलिंग्स को या अपने कम्युनिकेशन को दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकते हो और बता सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक लेक्चर ले रही हूँ, लेक्चर लेते हुए कोई बच्चा बीच में बात कर रहा है, तो मैं अपनी एक हिंट से अपनी फिंगर को अपने लिप्स पे ले जाके उसको इशारा कर सकती हूँ कि आप चुप रहिए। तो इस तरीके से, या फिर नोडिंग करके, वही मैंने बताया था जैसे अभी यस और नो में नोडिंग करके हम बता सकते हैं। ये भी एक तरीका है नॉन वर्बल तरीके से कम्युनिकेट करने का। इसके अलावा अब हम बहुत ज्यादा देखते ही हैं कि हम मैसेज वगैरह जब करते हैं तो हम इमोजीज यूज करते हैं। इमोजीज क्या है? एक तरह से फेशियल एक्सप्रेशन है, और वो सब किसका पार्ट है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। पोस्टर्स जो हम बनाते हैं वो सब भी किसका पार्ट है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। हाय हेलो या गेस्चर या इस तरीके से किसी के साथ में बात करना,
किसी को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, वेव करना, पॉइंट आउट करना, वो सब किसके अंदर आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, और उसको हम एक टर्म प्रोवाइड करते हैं, दैट इज गेस्चर। टच, हैंड शेकिंग वगैरह, ये सब किसके अंदर आता है, आपका नॉन वर्बल के अंदर। स्पेस, द स्पेस बिटवीन टू पर्सन वाइल कम्युनिकेटिंग जनरली डिपेंड्स ऑन द इंटीमेशन और क्लोजनेस बिटवीन देम। हम बहुत ज्यादा दूर किसी से खड़े होते हैं तो इसका मतलब बहुत ज्यादा दूर खड़े होकर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बहुत ज्यादा उसके साथ में इंटीमेट नहीं है या क्लोज नहीं है, और हम बिल्कुल किसी के पास चिपक के या किसी के साथ में क्लोज ऑन होके बहुत बात क्लोजनेस के साथ बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो हमारा अच्छा खास दोस्त है, या फिर हम उसके साथ में एक तरह से कह सकते हैं कंफर्टेबल हैं। आई कांटेक्ट, आंख में आंख मिला के बात करना, कई बार हम आंखों से ही बहुत सारी बातें समझा देते हैं तो वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। पैरा लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे पैरा लैंग्वेज एक बहुत अच्छी चीज है जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। पैरा लैंग्वेज से हमारा मतलब है कि हम किस स्पीड से और किस टोन के साथ में बात कर रहे होते हैं। जैसे कई बार हम एक्साइटमेंट में होते हैं तो हम बहुत तेज बोलते हैं, और कई बार हम सैड होते हैं तो बहुत स्लो बोलते हैं। तो वो जो चीज है, जो हमारा मूवमेंट ऑफ वॉइस, स्पीड, टोन, ये सब इस सबको हम एक कॉमन टर्म प्रोवाइड करते हैं, दैट इज पैरा लैंग्वेज। तो पैरा लैंग्वेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद बात करेंगे विजुअल कम्युनिकेशन की, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और इसमें मैं सिर्फ अब आपको ये बताऊंगी कि विजुअल कम्युनिकेशन में किस तरीके के साइंस आते हैं या फिर किस तरह की इमेजेस यूज होती हैं इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में या कम्युनिकेशन करने में। जैसे ट्रैफिक सिंबल आप देखते हो, ये ट्रैफिक सिंबल है, रेड लाइट जो आपको बताती हैं कि आपको वेट करना है या फिर आपको जाना है या फिर आपको रुकना है, या आपको जो नो हॉर्न वाला साइन है ये बताता है कि आपको यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना। इसके लिए आपको कोई बोल नहीं रहा है, सिर्फ एक इमेज है जो आपको सब चीज एक्सप्रेस कर रही है। ये टॉयलेट के बाहर लगा हुआ साइन जो होता है, जो लेडीज और जेंट्स के लिए इंडिकेट करता है कि दिस वॉशरूम इज फॉर मेन और दिस इज फॉर ओनली विमेन। तो इसके बाद रेलवे क्रॉसिंग का ये साइन है जो आपको बताता है कि नियर बाय कहीं रेलवे क्रॉसिंग है। फ्लेमेबल सब्सटेंस कहीं पर है तो उसके लिए ये वाला इमेज आपको शो करता है। स्लिपरी सरफेस के लिए ये वाला सिंबल आपको, तो हर एक इमेज जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कह रही है। तो ये सब किसके अंदर आता है, आपका विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर। इसके बाद आप देख रहे हो हर एक, जब भी सेशन खत्म हो रहा है तो आपको कुछ एक्सरसाइजेस मिल रही हैं। ये दिस इज योर होमवर्क कि आपको ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है आफ्टर द सेशन। जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होगा आपको ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अब हम बात करेंगे राइटिंग स्किल्स की। तो राइटिंग स्किल्स में हम इन चीज़ों की बात करेंगे कि हमें कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन मार्क लगाना है, कहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है। दैट इज ऑल पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हम बात तो करेंगे और सब सेंटेंस की तो बात करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं यूजिंग कैपिटल्स की। आपको कैपिटल्स कहाँ कहाँ यूज करने हैं। हम जैसे जानते हैं कि हमें जो नेम, जब भी हम किसी चीज का नाम लिखते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल बनाते हैं। तो यहाँ पर एक शॉर्ट टेक्निक आपको बस समझाई हुई है, एक मिंट्स वर्ड समझाया हुआ है, एक सिंपल रूल है मिंट्स, जिसके थ्रू आप इजीली अपने वर्ड्स को करेक्टली कैपिटलाइज कर सकते हो। तो मिंट्स से हर एक जो मिंट्स का जो एक वर्ड है उसका हर एक लेटर जो है वो आपको बता रहा है कि आपको कैपिटल वर्ड्स कहाँ पर यूज करने हैं। जैसे मिंट्स का एम है, वो आपको बता रहा है कि अगर मंथ नेम कहीं आता है तो आपको कैपिटल उसका फर्स्ट वर्ड बनाना है। आई आपको क्या बताता है कि द लेटर, कैपिटलाइज द लेटर आई व्हेन इट इज यूज टू बिगिन अ वर्ड। जब भी कोई वर्ड किसी सेंटेंस को बिगिन करने के लिए यूज हो रहा है तो हम उस पहले वर्ड को कैपिटल बनाएंगे। किसी भी नाम को कैपिटलाइज करने के लिए भी आपका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल ही हो जाता है। कोई भी टाइटल हम लिख रहे हैं तो टाइटल का हर वर्ड कैपिटल होगा। कभी भी हम किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं, किसी भी लेटर से कर रहे हैं, तो उसका भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। और सबसे रिलेटेड यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं, जैसे मंथ में आई विल गो टू कॉलेज इन जून। जून का आप देख रहे हैं जे कैपिटल है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल है आई प्ले टेनिस विद हिम एवरी डे। तो यहाँ आई देख रहे हो आप, आई कैपिटल है। इसके बाद नेम्स, दिस ट्यूसडे विद्या विल बी इन राजस्थान। राजस्थान, विद्या और ट्यूसडे, ये तीनों चीज के फर्स्ट वर्ड कैपिटल में, क्योंकि टी आपका मंथ है, डे है। इसके बाद विद्या जो है आपका वो नाम है, राजस्थान जो है वो प्लेस का नाम है।
इसके बाद टाइटल्स, डॉक्टर शाह एंड मिस्टर पटेल वर्क टुगेदर। डॉक्टर शाह और मिस्टर पटेल दोनों यहाँ पर एज अ टाइटल यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों का ही फर्स्ट वर्ड आप देख रहे हैं, डी, डॉक्टर का डी और मिस्टर का एम, ये जो टाइटल वर्ड्स हैं ये आपके कैपिटलाइज हो गए हैं। उसके बाद एस, द कैट रेन आउट ऑफ द हाउस, तो यहाँ पे टी कैपिटल है, ये सेंटेंस जो शुरू हो रहा है इसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कैपिटलाइजेशन हमें रूल याद रखना है, हमें मीन्स याद रखना है, इसके बाद हमें ऑटोमेटिकली ये अपने आप लर्न हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन में क्या क्या साइन आते हैं आप जानते हैं, पंक्चुएशन किसे कहते हैं। पंक्चुएशन सेट ऑफ मार्क्स होते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, जो कि सेंटेंस को सेपरेट करने में, सेंटेंस के पार्ट्स को सेपरेट करने में, उसके मीनिंग को एक्सप्लेन करने में आपको हेल्प करता है। अब जैसे फुल स्टॉप की बात करते हैं, तो फुल स्टॉप कब यूज होता है, जब आप किसी सेंटेंस को एंड करना चाहते हो तब आप फुल स्टॉप यूज करते हो। जब आप दो पार्ट्स में किसी सेंटेंस को डिवाइड करना चाहते हो तो आप कॉमा यूज करते हो। जब आप कोई क्वेश्चन में अपनी बात कर रहे हो, कुछ क्वेश्चनिंग आप कर रहे हो, तब आप क्वेश्चन मार्क यूज करते हो। जब आप सरप्राइजिंग कोई चीज बताते हो तब आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हो। जब आप we use an apostrophe followed by an s to show the something belongs to someone, जैसे कि this is my mother's notebook, तो मदर की बात कर रहे हैं हम, तो इसीलिए मदर्स के साथ हमने apostrophe s लगाया। या फिर इस एग्जांपल में हम देख रहे हो दैट इज दिव्यास पेन, तो दिव्या का पेन है, तो दिव्यास के बारे में बात करें, दिव्या से कंसर्न है, तो यहाँ पे apostrophe यूज किया, यहाँ पे दिव्या के बाद। तो इस तरह से हम ये पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं। अब बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो इंग्लिश में बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच 8 हैं टोटल, और वो 8 कौन कौन से हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशंस है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है, जो कि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से समझाया होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ कर रही हूँ। नाउन, नेम, एनिमल, प्लेस और थिंग, कोई किसी का भी नाम, वो नाउन आ गया। आई, यू, ही, शी, मैं, तुम, ये सब प्रोनाउन हो गया। एडजेक्टिव, हम किसी चीज की स्पेशलिटी बता रहे हैं, वो खट्टी है, मीठी है, स्पाइसी है, स्वीट है, तो वो एडजेक्टिव। हम किसी एक्शन को परफॉर्म होते हुए बता रहे हैं तो वो वर्ब है, और वो एक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है वो एडवर्ब है। बाकी बिकॉज आई एम नॉट द इंग्लिश टीचर, मैं यहाँ पे सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ आपको ये चीजें समझाने की। इंग्लिश टीचर ने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा ये सब कुछ, आई थिंक सो। तो अगर आपको फिर भी किसी हेल्प की जरूरत है तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हो। तो यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दिया हुआ है, इसे हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंग्लिश में ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच की। हमने बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे जो कि 8 होते हैं, सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच जो है हमारे वो 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आर्टिकल की। जो द वर्ड्स ए एंड द आर नोन एज आर्टिकल्स, जो ए एंड द यूज होते हैं जिनमें, वो वर्ड्स होते हैं आपके आर्टिकल्स, ठीक है। और ये नाउन से हमेशा पहले यूज, आर्टिकल्स आर जनरली यूज बिफोर नाउन्स, नाउन्स से हमेशा पहले यूज होते हैं, जैसे अ बुक, एन एप्पल, एन एम्ब्रेला, द सन, इस तरीके से। कंजक्शन क्या होते हैं, जो कि दो नाउन्स को, दो फ्रेसेस को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि एंड या बट, ये सब क्या है, दो नाउन या दो फ्रेसेस या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हेल्पिंग वर्ड्स हैं, तो वो कंजक्शंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, डू यू वांट ऑरेंजेस और डू यू वांट एप्पल्स। उसके बाद बात करते हैं प्रीपोजिशंस की। प्रीपोजिशन कनेक्ट वन वर्ड विद अनदर टू शो द रिलेशन बिटवीन देम। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, द कैट इज ऑन द रूफ। कैट जो है वो कहाँ पर है, रूफ पे। तो यहाँ पे कैट और रूफ की बात हुई, और कैट और रूफ को हमने कैसे कनेक्ट किया, विद द हेल्प ऑफ ऑन। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन हमारे जो क्या करते हैं, दो वर्ड्स, दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। दो सेंटेंस तो नहीं कह सकते, दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। They usually answer the question where, when and how. Interjection. These words express strong emotions such as happiness, surprise, anger or pain. They have an exclamation mark at the end. आप जैसे यहाँ पे इस लाइन से समझे कि ये वर्ड्स क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, बेसिकली वो वर्ड्स जो कि आपको स्ट्रॉन्ग इमोशंस के बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर हम कोई चीज हम बहुत अच्छी देख लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वाव, या फिर
अगर हम किसी चीज़ को देख के थोड़े से सैड हो जाते हैं तो हम बोलते हैं ओ नो, या फिर अगर हमें कोई चीज़ किसी ने हेल्प करी किसी चीज़ के को लेके तो हम क्या बोलते हैं, थैंक्स। तो इस तरीके से हम एक छोटे छोटे वर्ड्स में जो कि स्ट्रांग फीलिंग आपकी शो कर रहे हैं उसमें हम पूरी बात कह देते हैं, और वो क्या है, इंटरजेक्शंस है। इसके बाद से रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज है आपकी। अब बात आती है राइटिंग स्किल्स की। राइटिंग स्किल्स, सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस की जब हम बात करें तो आपका जो सेंटेंस है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ तो दिव्या रीड्स अ बुक, तो दिव्या क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रीड्स क्या हो गया, वर्ब हो गया जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और अ बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हर सेंटेंस आपके 3 पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिए हुए हैं और उनको डिवाइड करके बता हुआ है कि इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। एक बार आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर ही अब हम अपनी इस सेशन को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद के जो बचे हुए सेशन है इस यूनिट के वो हम नेक्स्ट टाइम पे कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी यूनिट लंबी हो जाएगी। अदरवाइज़ आप सबके लिए यहाँ तक मैंने जो पढ़ाया आपको उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को आपको मेरे से पूछना है, और अपनी जितनी भी एक्सरसाइजेज इस सेशन तक आपकी आई हैं उन सारी एक्सरसाइजेज को आपको सॉल्व करना है। ये बुक आपको अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको कहाँ से मिलेगी उसके लिए नोट कर लीजिए। cbscacademic.nic.in वेबसाइट को आपको लॉगिन करना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, cbscacademic.nic.in आप वेबसाइट को आपको लॉगिन करना है। आपको एक टैब दिखाई देगा स्किल एजुकेशन करके। स्किल एजुकेशन के अंदर आपको एक और अनदर टैब मिलेगा, दैट इज़ बुक्स। बुक्स में जाके आपको क्लास 9th के लिए और 10th के लिए बुक्स होंगी, उसमें से आपको टॉप पे ही आपको एक बुक मिल जाएगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के नाम से। तो वो बुक आपको डाउनलोड करनी है। इस बुक से आप ये स्टडीज़ कर सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव हार्ड कॉपी। तो इस तरीके से हमें अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखनी है। अपनी MCQs और जो एक्सरसाइजेज हैं वो अपनी कॉपी में कर लेनी है। एक IT की कॉपी आपको बनानी है और उसमें हमें एक्सरसाइजेज सॉल्व कर लेनी है। थैंक यू वेरी मच।